हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ महेश ठाकुर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल प्रोग्रेस। आज का हमारा टॉपिक है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। इसके पहले के वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 द वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस निकालने के लिए लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास जाता है तो कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ती है। तो सेम वही कंडीशन क्या की गई है चैप्टर 5 में बताई गई हैं, जो 16 से लेकर 21 तक आती है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 16 से। 16 हमारा है कैंटीन्स के बारे में बताता है। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ अ जुरिसडिक्शन टू इस्टैब्लिश अ रूल दैट आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द एनी बिजनेस। अब क्या है कि जो गवर्नमेंट है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, उसके पास क्या है, जुरिसडिक्शन है, तो वो क्या कर सकती है, इस्टैब्लिश कर सकती है, रूल बना सकती है कि वो क्या करना पड़ेगा कि जो जो दिए गए हैं नीचे, ठीक है, तो जो फॉलोइंग एनी बिजनेस, उनको ये क्या है, जो रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो किया जाना पड़ेगा। तो एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे होगी, ये जो रूल बना रहे हैं गवर्नमेंट, तो ये नीचे दी गई है। तो पहला कौन सा आता है, तो कोई कवर अंडर दिस लॉ, तो एनी बिजनेस, ठीक है, तो एनी बिजनेस, एनी इस्टेब्लिशमेंट, एनी कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, तो जो भी ये एक्ट के अंडर आता है उसको ये क्या होगी, ये जो इस्टेब्लिश रूल बनाए गए हैं तो ये इसके लिए एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे। वेयर द टाइप ऑफ वर्क डन नीड टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स सेट अमाउंट ऑफ टाइम। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि क्या किया गया है कि टाइप ऑफ वर्क के लिए हायर किया गया है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर की ज़रूरत पड़ रही है फॉर अ सेट ऑफ टाइम, तो कुछ टाइम के लिए ही है। तो यहाँ पे कैसा है कि समझ लीजिएगा कि कोई सिटी में एक छोटा सा पुल बनवाना है, या फिर कोई ब्रिज बनवाना है, या फिर कोई रास्ते का पोर्शन है, तो उसके लिए क्या कर दिया, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर दिए। तो ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर किया जाता है फॉर अ टाइप ऑफ वर्क के लिए, तो भी वहाँ पे क्या है कि ये जो इस्टैब्लिश गवर्नमेंट ने जो इस्टैब्लिश रूल किए गए हैं, जो रूल बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। वेयर टिपिकली 100 और मोर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर हायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने क्या किया है, 100 और मोर वर्कर हायर किए गए हैं, तो उसको भी क्या है, सेक्शन 16 क्या किया जाएगा, एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट सेट अप एंड कीप अप वन और मोर कैफेटेरियाज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स टू यूज़। तो अब क्या है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसको एक करना है, कंपलसरी करके देना है, एक या फिर उससे ज़्यादा भी कैफेटेरियाज उनको बना के देने हैं। तो कैफेटेरिया का मतलब क्या है कि जो वो उनको चाय पानी के लिए, लंच के लिए वगैरह, जो भी उनको एक जगह प्रॉपर अच्छी सी क्लीननेस जगह होनी चाहिए कि वहाँ पे वो अपना टिफ़िन खा सकें, या फिर कुछ ज़रूरत की चीज़ें, अगर कुछ एट दैट टाइम उनको कुछ खाने के लिए लगता है वगैरह, तो वहाँ पे क्या हो, उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो। तो एक या फिर उससे ज़्यादा भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए अवेलेबल कराना पड़ेगा टू द कॉन्ट्रैक्टर। इन एडिशन ऑफ बोर्ड ऑफ अथॉरिटी गिवन दिस रूल कैन स्पेसिफाई। तो एडिशनल जो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी है, उन्होंने और कुछ, मतलब ये गवर्नमेंट ने तो रूल्स दे दिए हैं, इस्टेब्लिश कर दिए हैं कि रूल बना दिए हैं, लेकिन और एडिशन भी क्या है, कैंटीन के रूल्स क्या किए जाएंगे, अथॉरिटी भी क्या कर सकती है, फाइनलाइज कर सकती है। तो क्या फाइनलाइज कर सकती है, वेयर द कैफेटेरिया नीड टू बी सेट। अब कहाँ पे बनाना है, तो ये कैफेटेरिया मतलब कि कैंटीन, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है। कैफेटेरिया कहाँ सेटअप करना है, ये भी क्या करेगी, अथॉरिटी बताएगी। हाउ मेनी कैफेटेरियाज मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब देखा जाएगा कि कितने एम्प्लॉई है, ठीक है, तो कितने एम्प्लॉई हैं, 100 और मोर है एम्प्लॉई है, ठीक है, तो उनके लिए कैफेटेरिया का देखा जाएगा कि जगह कैसी है। अगर समझ लीजिएगा कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो कुछ स्मॉल ऐसी जगह हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है कि पूरे 100 एम्प्लॉय आ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, एक यहाँ पे करेंगे, एक उसके बाजू में करेंगे, या फिर कहीं और करेंगे। तो ऐसी कितना कैफेटेरियाज होना चाहिए जगह के हिसाब से, वो भी क्या करेगी, बोर्ड ऑफ अथॉरिटी फाइनलाइज करेगी। Along with the building standard, space and furniture and other equipment are requirements।
ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ये वाला एग्जांपल दिया तो वही है कि बिल्डिंग का स्टैंडर्ड क्या है, स्पेस वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, फर्नीचर के हिसाब से और अदर इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स। तो ये देखा जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ फूड कैन बी सर्व, तो कौन से फूड्स अवेलेबल होंगे ये कैंटीन में, ये देखा जाएगा, और वो कैसे सर्व किए जाएंगे, एंड हाउ मच कैन बी चार्ज, तो कितने पैसे का, मतलब जो भी आप चाय समोसा वड़ा पाव जो भी दे रहे हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या की जाएगी। तो समझ लीजिएगा कि टेंडर दे दिया सम XYZ कंपनी को फॉर द कैंटीन, लेकिन ये नहीं होगा कि ये अपने मन की नहीं चला सकता। तो कौन है यहाँ पे, जो भी फूड अवेलेबल होगा तो उसके चार्जेस कौन डिसाइड करेगा, अथॉरिटी। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ अथॉरिटी जो होगी वो क्या करेगी, इसके चार्जेस एप्लीकेबल करेगी कि चाय 10 रुपये की होनी चाहिए, 5 रुपये की होनी चाहिए, समोसा कितने का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी यहाँ पे डिस्कस कर दी जाएगी। अगली कंडीशन आती है हमारी सेक्शन 17 में, रेस्ट रूम्स होने चाहिए। इफ़ अ वर्क प्लेस यूज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड दे नीड टू स्टे ओवरनाइट बिकॉज ऑफ द जॉब, तो क्या होना चाहिए, रेस्ट रूम होने चाहिए अंडर सेक्शन 17 के हिसाब से। अब किस कारणवश होने चाहिए, ठीक है, तो क्या कंडीशन में होने चाहिए, इफ़ अ वर्क प्लेस यूजेस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठीक है, तो वर्क प्लेस जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स काम कर रहे हैं एंड दे नीड टू स्टे ओवरनाइट बिकॉज ऑफ द जॉब, तो जॉब ही ऐसी है कि उनको क्या करना पड़ रहा है, ओवरनाइट वहाँ पे रहना पड़ सकता है। तो ऐसे टाइम में अगर ओवरनाइट वहाँ पे जो वर्क प्लेस है वहाँ पे रहना अगर उनको पड़ रहा है तो उनके लिए रेस्ट रूम क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है। देन द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट प्रोवाइड एंड कीप अप इनफ राइजिंग एरियाज एंड अदर प्लेसेस टू स्टे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स टू यूज़, तो जैसे मैंने अभी कहा कि क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड, मस्ट प्रोवाइड है कि क्या करना पड़ेगा, ज़रूर उनको देना ही है कि उनको एक इनफ रेस्ट रूम एरियाज देना है कि वो क्या कर सके, वहाँ पे रेस्ट कर सकें, और रेस्ट करेंगे तभी वो क्या कर सकते हैं, अगले दिन में अच्छे से काम कर सकते हैं। द फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल विथ इन द टाइम फ्रेम सेट बाय द रूल्स, तो इससे पहले हमने देखा था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर रही है, रूल इस्टेब्लिश कर रही है, और वहाँ पे दिया जाएगा कि ये जो फैसिलिटीज़ है, जो कैंटीन की फैसिलिटी, रेस्ट रूम की है, तो इसके लिए एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि विथ इन, जैसे ही काम चालू होता है या फिर काम चालू होने से बिफोर 2 डेज़, ठीक है, तो बिफोर 2 डेज़ ही क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरी फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे ही लगता है तो विथ इन 10 डेज़ आपको ये क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल करा के देना पड़ेगा। तो ये दिया गया है यहाँ पे कि क्या है कि अवेलेबल करा के देना पड़ेगा विथ इन अ टाइम फ्रेम रूल के हिसाब से। द रेस्टिंग एरियाज ऑफ प्लेस टू स्टे दैट आर गिवन अंडर द वर्कर मस्ट बी इन अ गुड लाइटिंग एंड एयर, तो जो रेस्टिंग एरियाज़ दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो उसी का एक पोर्शन दे दिया वहाँ पे उनको रहने के लिए वगैरह, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या होना चाहिए, जो भी प्लेस दे रहे हैं रहने के लिए, जो भी प्लेस दिया जा रहा है तो वो क्या होना चाहिए, अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पे। तो वो झिगमिल झिगमिल वाली लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। लाइटिंग मतलब कि जो हम लाइट घर में यूज़ करते हैं वो वाला लाइट होना चाहिए, अच्छे से दिखना चाहिए, ठीक है, तो वो एक होना चाहिए। वहाँ पे एयर आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि कहीं अंडरग्राउंड वगैरह में दे दी उनको जगह, तो ऐसा नहीं है, एयर फ्लो चलता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड मस्ट कीप क्लीन एंड कंफर्टेबल, तो और एक चीज़, और क्या चीज़ है यहाँ पे, तो क्लीन होनी चाहिए वो जगह और कंफर्टेबल भी होनी चाहिए फॉर द वर्कर्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेंशन की गई है अंडर सेक्शन 17। आगे बात करते हैं सेक्शन 18 के बारे में, जो हमारा बात करता है अदर फैसिलिटीज़ के बारे में। तो हमने कुछ फैसिलिटीज़ देखी हैं, कैंटीन, रेस्ट रूम वगैरह, तो उससे अलावा अगर कुछ रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, अदर फैसिलिटीज़ में ऐड हो जाता है। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्टर हु हायर टेम्पररी वर्कर्स, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो टेम्पररी वर्कर्स हायर करता है, तो टेम्पररी वर्कर मतलब सेम है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर अ जॉब दैट कवर अंडर दिस लॉ, ये जो काम बताया गया है ये एक्ट के अंदर, अगर उसके रिलेटेड कोई हायर किया जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें, क्या करें, नीचे दी गई हैं कुछ चीज़ें। देयर आर इनफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल एट द प्लेस वेयर ईजी टू वर्कर्स टू गो इट, तो क्या होना चाहिए, इनफ ड्रिंकिंग वाटर उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए और इजी टू एक्सेस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे काम चल रहा है और उससे 1 किलोमीटर आगे थोड़ा सा लेक है, कहीं रास्ते का काम चल रहा है और आगे जाके कोई पाइपलाइन है या फिर कोई लेक है और बताया गया है कि वहाँ का पानी अच्छा है तो वहाँ पे जाके आप पानी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या होना चाहिए, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनके लिए ईजी टू एक्सेस वो चीज़ें होनी
चाहिए। उसके बाद आता है देयर आर इनफ टॉयलेट एंड यूरिन्स फॉर द टाइप ऑफ लॉ आर रिक्वायर्ड, प्लेस इन द लोकेशन वेयर वर्कर्स कैन ईजिली एक्सेस। अब ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या है कि इनफ टॉयलेट एंड यूरिन्स होने चाहिए वहाँ पे। तो ये फैसिलिटी भी क्या है, ये फैसिलिटीज़ भी कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, प्रोवाइड करें एज़ पर द लॉ। और सिर्फ प्रोवाइड ना करके क्या करें, प्लेस जहाँ पे भी काम चल रहा है वहाँ पे वर्कर्स के लिए ईजी टू एक्सेस होना ज़रूरी है। देयर आर प्लेसेस फॉर वर्कर्स टू वॉश। अब देखिएगा कि काम हो गया है लेकिन यहाँ से वो जो गंदा हो गया है या फिर उनका यूनिफॉर्म कुछ ख़राब हो गया है या फिर वो लंच के लिए जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वो खुद को वॉश करने के लिए एक सेपरेट प्लेसेस वहाँ पे होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, हमारे आ जाती है सेक्शन 18 के अंडर। अगला सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 19, फर्स्ट एड फैसिलिटी। अब फर्स्ट एड फैसिलिटी क्या है, द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट ऑलवेज हैव फर्स्ट एड बॉक्स। तो जब कोई इंजरी हो जाती है, कुछ काम की वजह से किसी को इंजर्ड हो जाता है, कोई तकलीफ़ हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होता है, फर्स्ट एक मेडिकल बॉक्स होता है कि जहाँ पे क्या है कि एक फर्स्ट मतलब कि जब कुछ इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है, तो पहला ट्रीटमेंट के लिए एक बॉक्स बनाया रहता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या है उसमें इंक्लूड रहती है कि वो क्या करें कि वो पहला ट्रीटमेंट वहीं पे हो जाए। तो ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कहीं कट गया, लग गया है, कोई मशीन की वजह से कुछ दिक्कत आ गई है और वो हॉस्पिटल जाने तक रुकें, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे फ़र्स्ट एड फैसिलिटी होनी चाहिए जो फर्स्ट ट्रीटमेंट की तरह काम करती है फॉर द एम्प्लॉयज़। तो होना चाहिए कि एक फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विथ एवरीथिंग आर रिक्वायर्ड इन इट, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर उसमें बैंडेज होनी चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ पेन किलर्स के टैबलेट्स वगैरह होनी चाहिए, बैंडेजेस होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब उसमें क्या होनी चाहिए, वो बॉक्स में अवेलेबल होनी चाहिए। दिस बॉक्स मस्ट बी ईजी टू गेट फॉर एवरीवन ड्यूरिंग द टाइम दे आर वर्किंग। तो ये बॉक्स जो है वो विजिबल होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे है। अगर कोई भी इंजर्ड होता है तो उसके साथ जो काम कर रहा है उसका को वर्कर्स जो है उसको पता होना चाहिए कि मुझे यहाँ से बॉक्स लाना है और कैसे ट्रीटमेंट करना है। वेरेवर द हायर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, तो उनके लिए ये चीज़ें होना ज़रूरी है। सेक्शन 20 देख लेते हैं, लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टन केसेस इफ़ अ कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट गिव वर्कर्स द बेनिफिट दे शुड हैव। तो क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर अगर देने से चूक जाता है, ठीक है, तो नहीं दे पाता है या फिर नहीं देना चाहता है, तो अगर उस टाइम पे जो भी बेनिफिट्स हमने देखे हैं जो मेंशन है हमारा 16 से लेके 19 तक, जो कैंटीन और फर्स्ट एड तक आते हैं, अगर वो डेडलाइन तक उसको प्रोवाइड नहीं करता है, वो फैसिलिटी कैंटीन की हो, फर्स्ट एड की हो, अदर फैसिलिटीज़ हो वगैरह, ये सब चीज़ें अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता है तो क्या हो जाता है, देन द मेन एम्प्लॉयर मस्ट मेक श्योर दिस बेनिफिट आर प्रोवाइडेड विथ इन द सेट टाइम। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है कि वहाँ पे ये हो जाती है कि जो एम्प्लॉयर है, कौन एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास ये हो जाता है कि वो क्या करें, वो ये देखें कि जो उसके लिए मेन वर्कर्स काम कर रहे हैं तो क्या करें, उनके लिए ये सारी चीज़ें क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए विथ इन अ टाइम, ठीक है। तो जो भी टाइम स्पेसिफाई किया गया है, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि कॉन्ट्रैक्टर ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हायर भी किया है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हायर भी किया है, तो भी प्रिंसिपल ने क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने वॉच रखना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर वॉच रखना चाहिए कि वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहा है कि नहीं, वो अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्टर चूक जाता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या है वो फ्रेम में आ जाएगा और उसको सारी चीज़ें क्या है करनी पड़ सकती है। If the main employer has a pay these benefits, they are get to the money back to the contractor। आप समझ लीजिएगा कि ये सारी चीज़ें तो देनी है, जो 16 से लेकर 19 तक है तो कंपलसरी है, एक्ट ही कहता है, और ये मेन एम्प्लॉयर को पता भी है। तो उसने क्या कर दिया है कि ये सारी चीज़ें होने के लिए, बेनिफिट देने के लिए उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसे दे दिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि उसने फैसिलिटी नहीं दी गई है। तो क्या है कि अब देखेगा एम्प्लॉयर करेगा कि वो क्या करें कि वो खुद सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन वो जो पैसे दे चुके हैं, ठीक है, तो पैसे जो दे चुके हैं तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर से वापस मांग सकता है। दे कैन डू दिस बाय टेकिंग मनी आउट ऑफ दिस ओन कॉन्ट्रैक्ट और ट्रीटिंग बाय द डेप्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट बी पे बैक।
तो ये पैसों का क्या किया जाएगा, फिर ये भी प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है कि जो पैसे दिए हैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर को जो पैसे दिए हैं वो वापस ले सकता है, या फिर ये बता सकता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो एज अ कॉन्ट्रैक्टर जो भी मेन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जो कॉन्ट्रैक्ट को पे करना है तो क्या कर लिए जाएंगे, उससे वो पैसे माइनस कर दिए जाएंगे। या फिर कुछ ऑलरेडी जो पैसे देने हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो पहले ही दे चुका है, तो वो जो पैसे दिए गए हैं फॉर द फैसिलिटीज़ के लिए, तो वो क्या मान लिए जाएंगे, एज अ डेप्ट, एज अ लोन मान लिए जाएंगे फॉर जो किसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास एज अ लोन मान लिए जाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को वापस करने हैं। सेक्शन 21 बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अ पर्सन और कंपनी हु हायर अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर नॉन एज अ कॉन्ट्रैक्टर। तो अब कोई भी कंपनी है, ठीक है, पर्सन और कंपनी हायर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ऑन एज अ कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है, मस्ट बी पे देयर वर्कर्स ऑन अ टाइम, ठीक है। तो जो वेजेस है, जो पेमेंट है, वो क्या मिलना चाहिए, टाइम पे उनको मिलना चाहिए। कोई भी आप हायर कर रहे हो, किसी से भी काम करा रहे हो, तो ऑब्वियसली है कि आपको उनको पेमेंट तो करना पड़ेगा। द स्पेसिफिक डेडलाइन ऑफ दिस पेमेंट विल बी सेट बाय द रूल्स। तो पेमेंट का ये भी डिसाइड किया जाएगा, जैसे ही हायर किया जाता है तो दिया जाएगा कि फर्स्ट हर महीने की 1 तारीख पे आपको पेमेंट मिल जाएगा, या फिर हर वीक के फर्स्ट डे पे आपको मिल जाएगा, वीक के फर्स्ट डे में आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो सेट किए जाएंगे पहले, तो उन्हीं के हिसाब से क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पेमेंट करना ज़रूरी है। द मेन एम्प्लॉयर पर्सन हु ओन्स अ कंपनी, ठीक है, अल्टीमेटली बीइंग डन, मस्ट चूज समवन टू वॉच ओवर द पेमेंट प्रोसेस। तो मेन एम्प्लॉयर जो है वो क्या करना है, उसको अल्टीमेटली उसने ये देखना है कि ये वाला पेमेंट वाला सिस्टम अच्छे से चल रहा है क्या नहीं। तो वो खुद होके तो नहीं दे सकता, क्योंकि वो ओनर है, पर्सन कंपनी चला रहा है, तो वो क्या करेगा, एक पर्सन मस्ट बी चूज समवन टू वॉच ओवर द पेमेंट प्रोसेस। तो उसने क्या कर दिया, अगर कोई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्टर को तो दे दिया पैसे, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को दिया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए क्या है, और यहाँ पे, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने भी नहीं दिया कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो लायबिलिटी फिर कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। तो ये चीज़ें ना हो, इसीलिए क्या है, वो क्या करेगा, वो किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा कि ये जो प्रोसेस चल रहा है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो ये वाला पेमेंट जो प्रोसीजर है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए एक पर्सन हायर किया जाएगा। दिस पर्सन विल कंफर्म दैट वर्कर गेट पेड करेक्टली। तो उसका काम क्या होगा कि वो अच्छे से वर्कर को पेमेंट हो रहा है या नहीं, ये देखना उसका काम होगा। The contractor must make sure the workers are paid while main employer's representative is there to witness it। अब कॉन्ट्रैक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्टर को भी पता होना चाहिए कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ तो उसका भी नोटिफिकेशन लिया जाए, ठीक है, नोट किया जाए। तो वो तभी पेमेंट करेगा कि जब मेन एम्प्लॉयर ने जो उसका रिप्रेजेंटेटिव भेजा है, तो वो क्या करेगा, उसी के सामने पेमेंट करेगा टू द वर्कर्स, क्योंकि उसके क्या है, विटनेस के लिए कि कौन है, फिर रिप्रेजेंटेटिव क्या हो जाएगा, ऐसे विटनेस यहाँ पे काम कर लिया जाएगा। तो इसको पता चल जाएगा कि नहीं यार, कॉन्ट्रैक्टर ने सच में वर्कर्स को पेमेंट किया है। द कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट पे द वर्कर्स ऑन टाइम और पे लेस दैन दे ओन, द मेन एम्प्लॉयर हैज़ पे द वर्कर द फुल अमाउंट ड्यू। तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर दिया, पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, समझ लीजिए कुछ कंडीशन में पेमेंट नहीं किया है या फिर पेमेंट कम कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, जो मेन एम्प्लॉई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, जो वर्कर्स है उनको फुल अमाउंट जो है वो पे कर दी जाए। द मेन एम्प्लॉयर कैन देन गेट दिस मनी बैक फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर एंड either by taking out the other payment are they owned by the contractor or by treating them as a contract, ठीक है, treating that as a लोन, ठीक है। तो डेप्ट के हिसाब से ट्रीट कर दिया जाएगा। तो क्या है कि जो भी पैसे दिए गए थे पहले फुल पेमेंट करने के लिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो उसको क्या है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के पैसे उससे काट लिए जाएंगे, या फिर क्या कर लिया जाएगा कि एज अ डेप्ट मान लिया जाएगा, एज अ लोन मान के उसको ट्रीट कर दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।